Hello dear students, welcome to AC Plus digital platform of advanced engineering classes. SSC जेई, RRB जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AJE एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज, और हमने आगाज किया आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का। सीपीएम पर्ट हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया। सीपीएम पर्ट का आज 5th सेशन है। सीपीएम पर्ट के हमने 4 सेशंस ले लिए हैं, लगभग 40 सवाल मैंने आपको कराए। मैंने 0 से लेकर लास्ट तक पूरा सीक्वेंशियली टॉपिक्स को अरेंज किया और आपके सामने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि जो मैं आपको बोलता हूं कि आप लिख लेना ये चीज, या इसको रीड कर लेना, या फिर बाद में अपने नोट्स में लिखना ही लिखना है, रिवाइज करके आना, इन सब बातों को आप सीरियस ले रहे हो। अगर आप सीरियस ले रहे हो और लिख रहे हो तभी इन लेक्चर्स का इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज पेपर तो आपका डब्बा गोल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये चीजें क्या है कि कम, एक तो कंटेंट कम मिलता है। मैं आपको इतना कंटेंट देके जा रहा हूं कि कंटेंट का रोना तो आप कम से कम नहीं गाओगे आपकी सर कंटेंट कम है सीपीएम पर्ट ऐसे सब्जेक्ट्स में। क्लियर है? चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप फिर से मैं बोल रहा हूं उठकर बैठ जाइए, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो मेहनत करनी है। पिक्चर नहीं चल रही है, पेन कॉपी लेकर बैठना। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आगे बढ़ जा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज का? 41 क्वेश्चन। क्या? Which one of the following is not considered for the estimation of activity duration? एक्टिविटी ड्यूरेशन के लिए क्या बोल रहा है? एक्टिविटी ड्यूरेशन के संदर्भ में पढ़ना है, किसके करस्पॉन्डिंग पढ़ना है? एक्टिविटी ड्यूरेशन के लिए। और क्या पूछ रहा है? नॉट कंसीडर, कौन सा स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा? क्लियर? देखो, एवेल्युएट एक्टिविटीज वन एट अ टाइम इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर्स। सारी एक्टिविटीज को एक समय में एक एक्टिविटी को एवेल्युएट करना और उनकी ड्यूरेशंस को, सॉरी, इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर्स, अलग अलग उन एक्टिविटीज को क्या एवेल्युएट करना रहता है, उनके टाइमिंग्स को। यस, सही बात है, ये तो बात सही है। फॉर ईच एक्टिविटी अज्यूम अ नॉर्मल लेवल ऑफ मैन पावर एंड और इक्विपमेंट। वो बोल रहा है हर एक्टिविटी के लिए नॉर्मल लेवल का जो मैन पावर लगता है वही हम लेते हैं, और जो आपका इक्विपमेंट नॉर्मल लेवल पे लग रहा है वही हम ले रहे हैं। तो यस, यही तो काम करते हैं, ये भी सही बात है। जब हम एक्टिविटी ड्यूरेशन निकालते हैं उस टाइम क्या ले रहे हैं वो बात चल रही है कि हर एक्टिविटी को इंडिविजुअली हम एनालाइज करेंगे। हर एक्टिविटी में जो नॉर्मल लेवल का मैन पावर या इक्विपमेंट लग रहा है वही हम लेके एक्टिविटी का ड्यूरेशन निकालेंगे। क्लियर बात? इफ द यूनिट्स ऑफ वर्किंग डेज आर बीइंग यूज्ड, जो यूनिट्स हैं वर्किंग डेज की, अगर उनकी बात करें, अज्यूम एन एक्सेप्शनल डे विथ मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। ये बात गलत है। हम एक्सेप्शनल डे क्यों अज्यूम करके करेंगे? हम तो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन निकाल रहे हैं, तो हम नॉर्मल डे मानेंगे। क्या मानेंगे? अगर हम किसकी बात करें, वर्किंग डेज की बात करें, तो हम नॉर्मल डे मानेंगे। और नॉर्मल क्या मानेंगे? नॉर्मल वर्किंग आवर्स मानेंगे। नॉर्मल डे नॉर्मल वर्किंग आवर्स के रिस्पेक्ट में ही एक्टिविटी ड्यूरेशन निकालेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, नॉर्मल वेदर कंडीशन इज कंसीडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी। नॉर्मल वेदर कंडीशन मानेंगे, सही बात है। हम हर चीज नॉर्मल लेके चलेंगे, ना ही हम एक्सेप्शनल कोई काम नहीं करेंगे। तो ये बात भी सही। तो आपको नॉट कंसीडर बोलना था, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर बात? ओके चलो नेक्स्ट। अभी मैंने क्या किया, आपको एक्टिविटी ड्यूरेशन के बारे में जो जो जानकारी होनी चाहिए एक जगह लिख के दे दिया। A project is composed of many diversified activities which contribute to its completion. Highlighted point पढ़ता हूं। Evaluate activities one at a time independently of all others। ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही आ गया। For each activity assume a normal level of manpower। नॉर्मल मैन पावर मानना है। और इक्विपमेंट, यस सर, ये भी बात सही। If time units of networking days are being used, टाइम यूनिट्स मतलब वीक डेज की बात करें तो उनको नॉर्मल वर्क डे मानना है, ना कि एक्सेप्शनल वर्क डे। नॉर्मल वेदर कंडीशन की बात इन्होंने फिर से करी, तो ये आप एक बार रीडिंग मार लेना। क्लियर बात है? इसलिए मैंने अब कंटेंट का रोना तो बिल्कुल नहीं रोना है। एक जगह जो जो सवाल पूछे जाते उसके बारे में सब कुछ मैं आपको दे देता हूं। मैं थॉरोली चीजें पढ़ूं, ये टाइम टेकिंग है, आपको रीडिंग ही मारनी है। जो समझाने की चीज रहती है मैं आपको बता देता हूं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ वर्किंग नोन एज। कौन, क्या नाम लिखा है? क्या नाम लिखा है? ये रीसेंट सवाल आया हुआ है, बहुत ही रीसेंट सवाल है ये। एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में बात कर रहा है।
FW टेलर के नाम से ये सवाल आया था, मैंने पूरा आपके लिए नाम बता दिया, क्लियर है। इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ वर्किंग नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यस। FW, F फॉर फेडरिक, F फॉर फंक्शनल, क्लियर। तो ये FW टेलर ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक जो टोटल ऑर्गेनाइजेशंस में जो फंक्शंस है, कहां कौन सी एक्टिविटीज फॉल करनी चाहिए, इन सब के बारे में एक ये अलग ही चीज है, अलग चीज है। ये पढ़ाई जाती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। सवाल आपके जेईई एग्जाम के लायक, मतलब उसके लेवल का नहीं, लेकिन पूछा गया है तो आपको मैंने ला दिया, क्लियर। चलिए, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने सारी चीजें देखी। देखो, इट्स स्पेसिफिकली यूजफुल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस: सेल्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अभी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सेल है, ये मैकेनिकल बैकग्राउंड का सवाल लग रहा है, लेकिन ये सिविल के पेपर में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सेल, कोई भी सेल आई, वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, तो वहां पर किस और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। किसने दिया? FW टेलर ने दिया। आपको क्या करना है? आपको पता है, एक जगह अगर लिखना है तो लिख लेना, अदरवाइज पढ़ जरूर लेना, क्लियर बात है, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 43, अ डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या है? सर हम जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक इवेंट था, ये एक इवेंट था, दूसरा ये इवेंट था, दो, क्लियर बात है। अगर इस इवेंट से निकलने वाली एक एक्टिविटी ए है और एक और एक्टिविटी क्या है, यहां पर बी है, एक और एक्टिविटी बी है, तो हम ऐसे शो नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? सर हम एक ये इवेंट लेंगे, क्लियर बात। ये तीसरा पे लिख दे रहा हूं, क्लियर, दूसरा ही रहने दो। मैं एक इवेंट ले लूंगा 3 नंबर का, एक इवेंट ले लिया 3 नंबर का, एक इवेंट यहां तक 2 तक तो पहुंचना ही था, क्लियर। तो इसमें क्या था? एक एक्टिविटी मैंने ये बनाई, एक एक्टिविटी ये बनाई, और मैंने क्या किया? मैंने क्या कर दिया? नेटवर्क रूल के अकॉर्डिंग एक ऐसी एक्टिविटी बनाई जो सिर्फ डिपेंडेंसीज बता रही है कि दूसरा इवेंट तभी अकर करेगा जब पहली एक्टिविटी, जो ये एक्टिविटी बी है, जो एक्टिविटी बी है, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो किसका रिलेशन बता रही है? डमी एक्टिविटी। तो ये तो नेटवर्क रूल के ऐसे बना ही नहीं सकते। क्यों? नेटवर्क रूल क्या कहता है कि एक एक्टिविटी का एक ही टेल इवेंट होगा और एक ही क्या होगा? उसका हेड इवेंट होगा, क्लियर बात। तो ये बात समझ में आती है। तो इधर तो दो एक्टिविटीज का ऐसा हो रहा था, तो ये तो बात गलत हो गई। तो ऐसे हम बना सकते हैं, क्लियर। इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन एक्टिविटी बताने के लिए ही डमी एक्टिविटी का यूज होता है, ना ही इसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट, ना ही इसमें कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट, कुछ नहीं। बस ये क्या है? ये एक मतलब इंटरडिपेंडेंसी शो कर रही है, क्लियर बात। पढ़ो क्या लिखा है। डमी एक्टिविटी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, गलत बात, कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ ये इंटरडिपेंडेंसीज बता रही है। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट बोल्ड लाइन, गलत। स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या आपको? नहीं, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, ओके, या फिर डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, क्लियर, ओके। डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम, यस, इसको कोई टाइम की जरूरत नहीं है, ना कॉस्ट की ना रिसोर्स की, क्लियर, ऑल ऑफ द। ये तो गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अभी क्या करेंगे? डमी एक्टिविटी के बारे में सब कुछ जान लेंगे। देखो, it also does not consume time duration, okay. Dummy activities are used only in case of absolute necessity, जब जरूरत हो तभी लगाना, ऐसे नहीं कि एक्स्ट्रा डमी। उनको क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा डमी को? ये भी सवाल पूछा जाता है। रिडंडेंट डमी, ऐसे डमी जिनकी उपयोगिता नहीं है, हमने लगा दे रखे हैं बस। तो डमी एक्टिविटीज कंज्यूम नो टाइम नो रिसोर्सेज। कई बार, कितनी बार ये सवाल पूछा गया कि डमी एक्टिविटी में ना कोई टाइम लगेगा ना रिसोर्सेज लगेंगे, नॉट कंज्यूम्स टाइम ड्यूरेशन, ये सब बता दिया गया, क्लियर बात, ओके। चलो आगे बढ़ो। यही एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, आपको मैंने लैंग्वेज में भी लिख के दे दिया, कंटेंट यहीं से सब लेके चले जाओ आप, क्लियर बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, सिलेक्ट टाइम इन पर्ट एनालिसिस। पर्ट एनालिसिस में सिलेक्ट टाइम क्या है? मैंने आपको स्लैक और फ्लोट डिस्कस किया था, स्लैक थोड़ा रह गया था, इसलिए एक बार फिर से स्लैक जानो क्या होता है। देखो, मैं अभी इवेंट ऐसा बना रहा हूं, रुको, ऐसा इवेंट, अभी तक मैं क्या बनाता था? सर्कल बना देता, ऐसा बना, समझाने के लिए बस बना रहा हूं, क्लियर है। रहता है सर्कल, स्क्वायर, नोट टाइप का बनाना, जैसा भी बनाना हो आपको, क्लियर। देखो अभी क्या हुआ, ये है एक्टिविटी है ए, इसको होने में टाइम लग रहा है TIJ, क्लियर। ये है एक इवेंट, ये है एक इवेंट, क्लियर। इसका एक पॉइंट ये है, इवेंट का एक पॉइंट ये है, क्लियर। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ओके। देखो
इवेंट हमेशा क्या करेगा, लैंग्वेज सीखो, यहीं सीख के जाओ सारा। इवेंट हमेशा अकर करेगा, क्लियर है, इवेंट हमेशा अकर करेगा, ये स्टार्ट और फिनिश नहीं होगा, इवेंट हमेशा अकर करेगा। और एक्टिविटी हमेशा क्या होगी, एक्टिविटी स्टार्ट होगी और फिनिश होगी, क्या होगी, स्टार्ट होगी एंड फिनिश होगी, क्लियर बात, ओके। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये है अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ, तो ये कौन सा इवेंट है, टेल इवेंट, टेल इवेंट लिख दो, टेल इवेंट है। ये कौन सा इवेंट है, हेड इवेंट। हेड इवेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, जे से रिप्रेजेंट करते हो, ऐसा कैसा हेड हो गया, हेड इवेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जे से, और टेल इवेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आई से, क्लियर। तो ये क्या है, अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ टेल इवेंट, मतलब टी ई और आई। आई क्या बता रहा है, आई बता रहा है ये टेल इवेंट है, ई क्या बता रहा है, अर्लीस्ट अकरेंस है, जल्दी से जल्दी ये अकर कर रहा है, तो ये हो गया उसका टी आई। ये क्या है, टी एल आई, आई क्या बता रहा है, टेल इवेंट है, एल क्या बता रहा है, ये लेटेस्ट अकरेंस है, लेट से लेट इस समय पे अकर कर पा रहा है ये टेल इवेंट, क्लियर। सिमिलरली टी ई जे, जे क्या बता रहा है, हेड इवेंट, और टी एल जे, जे क्या बता रहा है, हेड इवेंट। एल फॉर लेट से लेट अकर कर रहा है, अर्ली से अर्ली अकर कर रहा है, कौन सा, हेड इवेंट, क्लियर बात, ओके। इवेंट के अकर करने में जितना डिले हो सकता है, मतलब मैंने आपसे बोला कि आज एक काम करना है, आज मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीटिंग करनी है, आज एक कंक्रीटिंग करनी है, क्लियर। मैंने बोला कि आप कंक्रीटिंग करने में 2 घंटा लगेगा, फॉर एग्जांपल 2 घंटा लगेगा। मैंने एक इवेंट बनाया कि आप इसको 11 बजे से, आपको ये काम 3 बजे तक खत्म करना है और 11 बजे शुरू करना है, ऐसे लो इसको, 12 बजे शुरू करना है और 3 बजे क्या करना है, खत्म कर देना है, क्लियर बात। तो आपने क्या किया, आपने एक इवेंट को स्टार्ट कर लो 12 बजे और आप 2 बजे खत्म कर दो, तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, 2 घंटे में काम करना था। लेकिन कोई इवेंट को आप लेट से लेट कब तक शुरू कर सकते हो, 1 बजे शुरू कर सकते हो इसको, क्योंकि 1 से 3 में 2 घंटा लग जाएगा। तो जो लेट से लेट आप जो डिले कर सकते हो इवेंट के अकरेंस में, इवेंट के अकरेंस में जो डिले कर सकते हो उसको बोलते हैं स्लैक, क्लियर। सिमिलर हमने कहा देखा था, एक्टिविटी के स्टार्ट में और फिनिश में जो डिफरेंस हो सकता था, जो हम डिले कर सकते थे, उसको क्या बोल रहे थे हम, फ्लोट। सीपीएम में क्या पढ़ते हैं हम, एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग क्या पढ़ते हैं, एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग फ्लोट। और इधर हम क्या पढ़ते हैं, इवेंट के करस्पॉन्डिंग क्या पढ़ते हैं, इवेंट के करस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं स्लैक। तो इन दोनों के बीच में, इनके अकरेंस में जो भी डिले हो सकता है उसको बोलते हैं स्लैक, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, स्लैक, क्लियर, ओके। और कैसा स्लैक, ये हो जाएगा हेड इवेंट स्लैक और एसआई हो जाएगा टेल इवेंट स्लैक, क्लियर बात। तो स्लैक समझ में आता है क्या होता है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, अगर बोल दूं कि टेल इवेंट का स्लैक निकालो तो कैसे निकालोगे, टी एल आई माइनस टी ई आई, ओके। एस जे, हेड इवेंट का स्लैक कैसे निकालोगे, टी एल जे माइनस टी ई जे, क्लियर बात है, टी ई जे, ये आई है, ओके, ये आई है, ये जे है, ठीक है। ऐसे आप निकाल लोगे क्या, हाँ सर ऐसे निकाल लेंगे। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो। स्लैक टाइम इन पार्ट एनालिसिस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0, ये कभी भी 0 से बड़ा नहीं होगा, गलत बात, ये हो सकता है, बताऊंगा, अभी पढ़ लो पहले। इज ऑलवेज 0 फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज, इज ऑलवेज 0 फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। कैन नेवर बी लेस देन 0, ये बात गलत है, ये कैन नेवर बी नहीं, ये हो सकता है लेस देन 0। इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट्स, ये बात और ज्यादा सही लिखी है, जो स्लैक रहेगा वो मिनिमम रहेगा क्रिटिकल इवेंट्स के लिए। इन दोनों में से अगर चूज करना पड़े ना, तो ये बात ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि स्लैक की वैल्यू मिनिमम रहेगी जिस भी इवेंट के लिए, उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल इवेंट, ठीक है। कैसे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में कंपैरिजन किया, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू वाले स्लैक को क्या बोल दोगे आप, क्रिटिकल इवेंट बोलोगे, क्लियर बात, ओके। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, तो हम यहां पर डी पर टिक करेंगे, क्लियर बात, ओके। देखो यहां ग्रेटर लेस क्या होता है, देखो अगर स्लैक की वैल्यू लेस देन, अगर स्लैक की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपका इवेंट क्या हो जाएगा, सब क्रिटिकल। ये भी पूछा जाता, लिख लेना एक जगह, सब क्रिटिकल इवेंट हो जाएगा, क्लियर, ओके। अगर स्लैक की वैल्यू इक्वल्स टू 0, और क्या लिख सकते हो आप, स्लैक इज इक्वल्स टू मिनिमम है,
ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। दोनों में से दोनों अगर आपको ऑप्शन में मिले तो मिनिमम पे टिक लगाओ, अदरवाइज जीरो पे तो आपको टिक लगा ही देना है। अगर जीरो दिया है तो आपका इवेंट कैसा हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इवेंट क्रिटिकल इवेंट हो जाएगा। ओके नाउ अगर स्लैक की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाती है तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सुपर क्रिटिकल इवेंट। कैसा, सुपर क्रिटिकल इवेंट हो जाएगा। ओके इतनी बात समझ में आती है कि नहीं, ये कई बार ये सब पूछा गया है, एक जगह लिख लेना, क्लियर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। स्लैक के बारे में पूरी थ्योरी जो मैंने बोला, आपको कंटेंट मैंने दे दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेके लिखना हो, जो करना हो लिख लेना, समझ में आ गया तो पढ़ लेना, क्लियर बात। ओके नोट्स नहीं है तो ये ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, इफ द पेसिमिस्टिक एस्टिमेट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 12 CR। अभी तक क्या पेसिमिस्टिक टाइम की बात कर रहा था, ऑप्टिमिस्टिक टाइम की बात कर रहा था, मोस्ट लाइकली टाइम की बात कर रहा था। यहां पर क्या है, एस्टिमेट है, पेसिमिस्टिक एस्टिमेट, बात वही है। अगर टर्मिनोलॉजी चेंज कर दे तो घबराना नहीं, इसलिए ये सवाल लाया हूं। क्या लिखा है, पेसिमिस्टिक एस्टिमेट तो ईपी लिख दूं, अगर पेसिमिस्टिक टाइम था तो टीपी लिख दे रहा था, तो ये क्या हो जाएगा 12 CR। ओके नाउ द ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट कितना हो जाएगा, ई नॉट कितना हो जाएगा आपका 9 CR, क्लियर बात। ओके एंड द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट दैट इज ई एम विच इज इक्वल्स टू कितना 10 CR, क्लियर। देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है, सिमिलर ई पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ ई एम प्लस ई पी। ओके डिवाइडेड बाय 6। यही तो कर रहे थे, ये सवाल लाने का ही मकसद यही था कि आप घबराओ ना कि ये क्या पूछ दिया, मैंने तो एक्सपेक्टेड टाइम पढ़ा था, ऑप्टिमिस्टिक टाइम पढ़ा था, क्लियर बात। ओके चलो सॉल्व कर दो। क्या ई नॉट कितना दिया है आपके पास 9 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ई एम कितना दिया है आपके पास, ई एम दिया है 10, कितना दिया है 10 प्लस ईपी कितना दिया है 12। ओके ईपी दिया है 12 डिवाइडेड बाय 6, क्लियर बात। ओके चलो सॉल्व करो इसको, 9 प्लस 40 प्लस 12 ओके डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 10.16 तो 10.16 CR करोड़ क्या आ गया, एक्सपेक्टेड एस्टीमेट आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्लियर, समझ में आती है ये बात। अगर ऐसा है तो अब घबराना नहीं, नया सवाल देख के घबराना नहीं है, क्लियर। ओके क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये मैंने आपको ऑप्टिमम टाइम के बारे में बता दिया। जो ऑप्टिमम टाइम क्या होता है देखना, 1 मिनट, ये होती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के। टाइम बढ़ेगा डायरेक्ट कॉस्ट कम होती जाएगी। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, हमें पता है। टाइम जितना ज्यादा होता जाएगा उतने देर तक हमारा काम कंप्लीट होता जाएगा, तो डायरेक्ट कॉस्ट कम होती जाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या रहेगी, ये इंक्रीज होगी, किसके साथ, टाइम के साथ। क्यों, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल हमने वॉचमैन लगा के रखा है काम देखने के लिए, तो जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा वॉचमैन की सैलरी, तो उतना ज्यादा वॉचमैन की सैलरी, तो ये इंक्रीज हो रही। तो हमें एक ऐसा कर्व मिला जो हमें बता रहा है किसके लिए, टोटल कॉस्ट वर्सेस टोटल टाइम। इस पर जब हमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जब हम टाइम स्केल पर गए तो जो हमें टाइम मिला जिस पॉइंट पे, ये मिनिमम कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग है। मिनिमम कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास क्या टाइम मिलता है उसको क्या बोला, ऑप्टिमम टाइम। ये भी कई बार पूछा गया है, मैंने आपको दे दिया, क्लियर बात। ओके चलो ये सब कुछ टाइम के बारे में बता दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, द प्रोसेस or phase of a project management in which difference between the plan and actual performance are reviewed after the project is started is called। वो बोल रहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, आफ्टर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद उसकी देखा रेखी करना, उसको रिव्यू करना, उसकी सब कुछ जानकारियां लेना, वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट की कंट्रोलिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्रोजेक्ट की कंट्रोलिंग कहलाता है। ये प्लानिंग पहले होती है। ये देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट कोई भी एग्जीक्यूट होने के जो पहले काम हो रहा है वो प्लानिंग है। पहले ही शेड्यूलिंग करोगे। शेड्यूलिंग क्या, किसी कोई भी एक्टिविटी के लिए उसका स्टार्ट टाइम फिक्स करना, उसका फिनिश टाइम फिक्स करना, ऐसे फिक्स करना कि उसकी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या होना, गड़बड़ ना हो, उतने ही टाइम पर क्या हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। ऐसे सिमिलर एक वर्ड और होता है स्मूथिंग। क्या
स्मूथिंग के लिए एक सवाल ये पूछा जाता है कि स्मूथिंग में हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं एक्टिविटी शुरू करने के लिए। तो आप क्या करोगे, हम किसी भी एक एक्टिविटी को ऐसे डिले कर लो, ऐसे उसको डिले कर लो कि सारी एक्टिविटीज में रिसोर्सेस ऑप्टिमम अवेलेबल हो। इसको क्या बोलते हैं, स्मूथनिंग। फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, जैसे ठंड चल रही, आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल जैसे दो भाई घर में है, ठीक है, एक का ऑफिस 11 बजे है, एक का ऑफिस 10 बजे है, क्लियर। तो बड़े भाई का ऑफिस 11 बजे, छोटे भाई का ऑफिस 10 बजे, क्लियर। दोनों 9 बजे उठे। पानी गर्म करने की जो रॉड है उसके घर में एक रॉड है, क्लियर। गरीब स्थिति में जो है तो उसमें क्या है, जो अभी जो अपना स्टूडेंट्स कल्चर तो यही होता है, तो उसमें क्या, उसका ऐसे मान लो, चलो ये वो कह रहा है कि गीजर, वो कह रहा है सर उसके घर में गीजर होगा जिसके पास जॉब है। स्टूडेंट का मान लो, तुम्हारी बात कर रहा हूं, रुको। अब दो भाई हो तुम लोग, क्लियर। अब देखो तो एक क्या हुआ, एक का 11 बजे कॉलेज है और एक का 10 बजे कॉलेज, क्लियर। 9 बजे दोनों उठ रहे हैं, क्लियर बात। 9 बजे से पहले उठते नहीं, ठंड का टाइम चल रहा है। तो 9 बजे क्या हुआ, वो उठा, उसके पास पानी गर्म करने की एक ही रॉड है, क्लियर। तो जो बड़ा वाला भाई है वो 11 बजे कॉलेज जाएगा, छोटा वाला भाई 10 बजे कॉलेज जाएगा। तो जो आपके पास रॉड है उसको 11 बजे कॉलेज जाने वाला है, वो ऐसा ना करे कि 9 बजे वो नहाए और वो भी कौन, छोटा वाला भी 9 बजे बोले कि नहाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो बड़े वाले भाई को क्या बोला कि भाई आप 10 बजे नहा लो, 10 से 11 तैयार होके आप चले जाना। तो हमने क्या किया, उसके टाइम को डिले कर दिया बड़े वाले भाई को। कैसे, और उससे क्या हुआ, हमारा जो रिसोर्स था, एक ही पानी की जो रॉड थी, रिसोर्स था, उसका क्या हुआ, उसके पास इक्वल, मतलब रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज हो गया। इसने भी यूज कर लिया, उसने भी यूज कर लिया, प्रोजेक्ट डिले भी नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाएगी, स्मूथनिंग कर दी। हमने क्या किया, दोनों में समन्वय बिठा के स्मूथनिंग कर दी, तो स्मूथिंग कहलाएगा। स्मूथनिंग नहीं, मैं वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन वो क्या कहलाएगी, प्रोसेस स्मूथिंग, क्लियर बात, ओके। ये सब कुछ मैंने जो समझाया आपको लिख दिया, क्लियर। आप अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, क्लियर बात, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, द एस्टिमेट ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम व्हेन द वर्क्स कैन बी कंप्लीटेड अंडर आइडियल कंडीशन इज कॉल्ड। तो यही सिंपल सी बात है, कितनी बार आपको बताया, अगर आपके फेवर में सारी कंडीशंस हैं तो उसमें जो एस्टिमेट बनेगा वो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, क्लियर है। उसका अगर आपके फेवर में सारी कंडीशंस है तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम कैसा, सबसे कम मिलेगा, कम समय में पूरी एक्टिविटी कंप्लीट। अगर आपके फेवर में सारी कंडीशंस है ही नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम। और अगर आपकी कंडीशन, मतलब फेवर में कुछ कंडीशंस क्या है, फेवरेबल है, कुछ कंडीशंस क्या है, अनफेवरेबल है, तो उसके लिए क्या बोलोगे, मोस्ट लाइकली टाइम, क्लियर बात, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक के बारे में बता दिया। सबसे अगर सब कुछ फेवरेबल तो कम समय, उसके बाद बीच का समय, सबसे अगर कुछ भी फेवरेबल नहीं है तो सबसे ज्यादा समय लगेगा। और ये टी बराबर T0 + 4 TM + TP/6 से निकाल सकते हैं हम एक्सपेक्टेड टाइम, ये आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्या प्लेइंग फ्लोट इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन। अब ये सवाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग उनका एक पोर्शन है, वहां पूछा जाता है, लेकिन सिविल में ये डाल दिया तो मैं आपके लिए ले आया। क्या, अब आपको क्या करना है, ज्यादा माथा नहीं मारना, नहीं तो प्लेइंग फ्लोट पढ़ने बैठ गए, नहीं अपने फ्लोट तो तुमसे आ नहीं रहे हैं, फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, इसमें तो समस्या ले जाते हो। अब क्या है, आपको इसका आंसर लेकिन पता होना चाहिए। क्या, प्लेइंग फ्लोट कैश मैनेजमेंट में यूज होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज होता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट में यूज होता है, बस 3 ही मैनेजमेंट में प्लेइंग फ्लोट यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अब देखो आपको मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्लेइंग फ्लोट खोल के अगर मेरे को देना होता तो मैं आपको दे के जाता, यहां भी इसका डिस्क्रिप्शन, लेकिन नहीं, आपको मेरा मतलब मुझे नहीं चाहिए कि आपका टाइम बर्बाद हो, इसका बस आंसर पता कर लो, अगर कहीं और एग्जाम में आ गया तो चिपका के आ जाना, क्लियर। चलो आगे बढ़ो। क्या क्वेश्चन नंबर 49, कंपैरिजन बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम और पर्ट में कंपैरिजन करो। चलो ये मैच द फॉलोइंग वाला है, तो ऐसे कैसे करना है आपको मैंने पहले बताया, ABC ऐसे लिख देना है, ठीक है। पर्ट क्या है, PE बोलता है इवेंट, तो इवेंट तो ये हो गया 2, क्लियर।
टू, अब टू ऐसे नहीं बनाना है क्योंकि ऐसे दिया है, क्लियर, ऐसे लिख दिया सीपीएम, सीपीएम उसके बाद गेम थ्योरी, सीपीएम क्या, सीपीएम से क्या नेटवर्क बनाते हैं क्या, हाँ सर नेटवर्क बनाते हैं, होना तो इधर एक्टिविटी चाहिए था लेकिन सीपीएम में नेटवर्क भी बनाते, देखो घुमा दिया, तो बी का क्या हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा थर्ड, क्लियर बात, ओके। गेम थ्योरी, गेम थ्योरी क्या है, कोई भी अगर आपने स्पोर्ट्स खेला हो, गेम, यस वही है, इधर कोई आपको मतलब वो नहीं, कोई मूर्ख नहीं बना रहा, गेम थ्योरी वो उसी से रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट, तो जो भी आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हो वो किसका पार्ट है, एक गेम थ्योरी का पार्ट है। जो आप देखते हो स्ट्रेटेजीज, जो बहुत सारे वो कोचेस बैठे रहते हैं कंप्यूटर में लिए बैठे रहते हैं लैपटॉप में, उधर गेम चल रहा है इधर काम चल रहा है, क्या है ये उसकी गेम थ्योरी का पार्ट है, कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी, तो सी का आ जाएगा फर्स्ट। तो 231, 231 खोजो कहां पर है, 231 बी में मिल गया, तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्लियर बात, ओके। चलो ये मैंने पर्ट, सीपीएम और गेम थ्योरी के बारे में आपको बता दिया, गेम थ्योरी पर उतना ध्यान नहीं देना है, क्लियर, एक बार रीडिंग मार लो हो जाएगा, पर्ट सीपीएम कई बार आपको बता दिया है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्ट टेक्निक, इनमें से कौन सा पर्ट टेक्निक को डज नॉट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, पर्ट के, पढ़ो क्या बोल रहा है, पर्ट टेक्निक इज सुटेबल फॉर द शेड्यूलिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, यस सर, R&D वर्क, ये जो आर था आपने इसी से तो याद कराया था कि पर्ट को R&D वर्क में यूज करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। पर्ट इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड, लो सर, ये यहीं पर इनका कबाड़ा, क्या सर आपने याद कराया था कि ई जो है वो इवेंट बताता है पर्ट में, इवेंट बताता नहीं मेरे प्रभु, मैंने याद कराने के लिए बोला है, अदरवाइज ये क्या है, प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ई को इवेंट मत लगाना, याद करने के लिए बोल रहा हूं, इवेंट, क्लियर। तो ये तो एक्टिविटी ओरिएंटेड है, तो आंसर तो यही हो गया क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। पर्ट हैज नो यूज ऑफ डमी एक्टिविटीज, पर्ट में डमी एक्टिविटी का कोई यूज नहीं। सीपीएम में क्या होता है, नेटवर्क डायग्राम बनेगा, सीपीएम में क्या होगा, जब नेटवर्क डायग्राम बनेगा तो एक्टिविटीज के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंसीज बताने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डमी एक्टिविटी, जिसमें ना रिसोर्स ना ही टाइम कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये बात भी सही है। पर्ट कैन मैनेज अनसर्टेन एक्टिविटीज ऑफ प्रोजेक्ट, क्लियर बात है। सर्टेनिटी ऑफ टाइम किस में था, सीपीएम में। पार्ट में क्या है, एस्टिमेट्स लगा रहे हैं हम अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि अनसर्टेन है टाइम, तो ये बात भी सही लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर बात, ओके। चलो यहां तो होती है बात खत्म, ये सेशन होता है खत्म, ठीक है। 5 सेशन हमने कर लिए, जो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना है या लिखना है वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। कंटेंट सीपीएम पट को लेकर आप अब माथा नहीं मारोगे ना रोगे कि सर कंटेंट नहीं है, पता नहीं कहां से सवाल आता है। ये थोड़ा रिमोट पोर्शन है, कम बच्चे पढ़ते हैं इसके लिए, इसलिए इसके सवाल टफ लगते हैं, लेकिन टीसीएस बहुत ही एम्फेसाइज कर रही है ऐसे क्या टॉपिक्स के लिए, ऐसी ही चीजें तो वो पूछ रही। तो आपको क्या करना है, आपको एक जगह अपनी कॉपी बना लेना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। आप रिवाइज करोगे 4-5 बार पढ़ लोगे ना तो माइंड में बैठ जाएगा, अच्छा ये होता है, ये होता है, क्लियर बात। अगली क्लास में आओगे और सीपीएम पार्ट जैसे नेटवर्क डायग्राम इसके बारे में अपन बात करेंगे, आप रिवाइज करके आना, क्लियर, ओके। चलो ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर आप हमें ये बताइए कि मैं अभी फ्रेशर हूं, मैं कैसे तैयारी शुरू करूं, मैं अभी पढ़ना चालू किया हूं, तो मैं उनसे बोलूंगा आप सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो। तो हमने आपके लिए क्या विजय बैच लॉन्च किया है जिसमें एई जेई का पूरा कंटेंट आपके लिए मिल जाएगा। यहां से सिविल इंजीनियरिंग सीख के जाओ। एसएससी जेई 2024 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या है, बैच वन लॉन्च किया, क्लियर। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिल जाएगा। एमपीपीएससी एई एसडीओ जो बनना चाहते हैं प्रहार बैच लॉन्च है एमपीजीके, और क्या एमपीजीके के साथ साथ क्या आपके लिए पूरा टेक्निकल इसमें मिल जाएगा, क्लियर बात। आरआरबी जेई की जो तैयारी करना चाहते हैं तेजस बैच लॉन्च किया गया, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ आपके लिए मिल जाएगा। नॉन टेक महापैक में क्या जीके जीएस रीजनिंग मैथ सब कुछ आपको एक जगह मिल गया, आप पूरी तैयारी यहां से कर सकते हो, क्लियर बात, ओके। अब देखो जो ऐसे स्टूडेंट दूसरे टाइप का स्टूडेंट जो कहता है कि सर हमें क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरी तो हमने पढ़ ली है, तो उनके लिए भी देखो क्या अभ्यास बैच किसके लिए, जेई वालों के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के, ओके।
अब देखो अभ्यास प्लस बैच एई जेई दोनों की जो तैयारी करना चाहते हैं, कितने सवाल 8000 प्लस क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिला के। क्लियर। इसमें टीसीएस के पेपर को एनालिसिस करके क्वेश्चंस डाले, ईएसई और गेट के वो छोटे छोटे सवाल जो आ सकते हैं और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं उसको एनालाइज करके ये सीरीज बनाई है, बहुत ही हेल्पफुल आपको होने वाली है। अब तीसरे प्रकार का स्टूडेंट कहता है कि सर आपने पढ़ा दिया, क्वेश्चन करा दिया, अब मैं क्या है रिवीजन करना चाहता हूं, तो आप बस चम्मच से वो और खिला दो। तो देखो उनके लिए क्या किया, फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया। फास्ट ट्रैक बैच क्या, इसमें आपको 3 महीने में, 3 महीने के समय में सब कुछ पढ़ा दिया, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ। आपको कंटेंट कम करके नहीं दिया, आपको नोट मेकिंग टाइम कम कर दिया बस। उससे क्या होगा, कम समय में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो। ओके। अब देखो ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर मैं इतना सारा क्यों सब्सक्राइब करूं, मेरे लिए एक ही सब्जेक्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल पढ़ना है, तो क्या मैं सॉइल अकेला पढ़ सकता हूं? हाँ, एईसी आपके लिए ही काम कर रहा है। आपको क्या, आपको एक सब्जेक्ट भी सब्सक्राइब करने का भी यहां पर ऑफर है। क्लियर, आप एक सब्जेक्ट भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब ये सब कहां मिलेगा, ये सब आपको एईसी प्लस एप्लीकेशन पर मिलेगा। और एईसी प्लस एप्लीकेशन कहां मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, कमेंट में पूछिए डाउट्स जो भी हैं और क्या चाहते हैं आप, और कैसे सेशंस आप चाहते हैं उसको भी आप बता सकते हैं। क्लियर। आपको सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन की घंटी बजा लेना, क्योंकि हमारी टीम आपको जगाने का भी काम कर देगी। सोते रहते हो मुझे पता है, जगा के पढ़ाने का भी काम हम कर दे रहे हैं। टेलीग्राम पर क्या मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर बात। ओके। लिखना जरूर है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो जो बोल रहा हूं कि लिखना, लिखने से ही फायदा मिलेगा। ओके। ये सब तो हो गई बातें। रिवाइज करके आना, रिवाइज करके नहीं आओ तो प्लीज मत आना। क्लियर बात। आप इनवाइटेड ही नहीं हो। जो मैंने इतना कंटेंट आपको दे दिया है, आपको 30 मिनट की क्लास नहीं है ये, आपको इसमें इतना कंटेंट है कि आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे पढ़ने में, और पढ़ के ही आना। क्लियर बात। ओके। चलिए, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय।